कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीइंग स्कॉलर। मैं हूं आपके साथ आपका अपना मोहित विचल तिवारी और आज मैं लेकर आया हूं पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन। तो बेटा जी, लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हमने पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में हमने जो पिछले क्लास में स्टडी की थी उसमें हमने फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बात की थी। तो जब फ्रेंच सोसाइटी के बारे में हम जान गए, हमने देखा कैसे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हुआ करते थे, क्या टैक्सेस का सिस्टम था। अब हमें क्या जानना है कि 1715 की बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 1715 की बात है, उस वक्त 23 मिलियन, क्या थी 23 मिलियन? ये पॉपुलेशन हुआ करती थी 1715 में। कहाँ की? फ्रांस की। इसमें क्या हुआ? कंटिन्यूअस इंक्रीज़ होता रहा। ठीक है, कंटिन्यूअस इंक्रीज़ होते होते 1789 में फ्रांस की पॉपुलेशन मालूम है कितनी हो गई? 28 मिलियन हो गई। यानी कि बहुत ही क्या हुआ है, रैपिड ग्रोथ हुआ है यहाँ पर पॉपुलेशन का। अब ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो भाई साहब, अपना सब हेडिंग बोल लो, हेडिंग बोल लो, जो भी बोल लो, लेकिन जो चीज़ हम अभी स्टडी करेंगे वो चीज़ है पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ी और पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से क्या क्या समस्याएं हुई और क्यों लोग परेशान हो गए फ्रांस के कि उन्हें रिवॉल्ट करना पड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा, जब कहीं पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है खाने की डिमांड भी बढ़ेगी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड ऑफ फूड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज। बट एक चीज़ है जो बट लगेगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पे दूसरा पॉइंट। लेकिन क्या हुआ? खाने की डिमांड तो बढ़ी लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो प्रोडक्शन जब नहीं बढ़ेगी तो क्या सप्लाई फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो बस हमें यही यहाँ पे जानना है, दी प्रोडक्शन वाज नॉट इंक्रीज्ड, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ। हमने यहाँ क्या देखा? पॉपुलेशन बढ़ा, यहाँ फूड पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड सप्लाई का डिमांड बढ़ा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? लोगों को सप्लाई मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सप्लाई कम रहेगी, खाने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, तो इस वजह से क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। तो भाई साहब, इस वजह से क्या हुआ? The prices of फूड आइटम्स इंक्रीज, यानी जो भी वहाँ पे फूड आइटम्स थे लिमिटेड, उनके दाम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। चलो, अब दाम बढ़ गए, आप कोई चीज़ तब खरीद पाते हो ना महंगी। अभी 100 रुपये का पेट्रोल सब लोग डला पा रहे हैं? भाई मेरी गाड़ी खुद पड़ी हुई है, मैं खुद नहीं डला पा रहा हूँ। कमाई धमाई होगी तब तो कोई पेट्रोल डलाएगा यार। तो कहने का मतलब है कि जब लिमिटेड चीज़ें हैं और उसका दाम ज़्यादा है तो डलाएगा कौन? जिनके पास पैसा होगा। पैसा होने के लिए क्या होना चाहिए? कमाई होनी चाहिए। और सैलरी जिनकी पहले कम थी उनकी सैलरी बढ़नी भी चाहिए। जिनकी सैलरी कम रहेगी वो क्या कर पाएंगे मैनेज? नहीं कर पाएंगे मैनेज। तो एक और चीज़ हुई यहाँ पे। तो ये सब करने के बाद सैलरी was not increased, लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी। यानी ये देख रहे हैं यहाँ कितना बड़ा जोल हो रहा है, लोगों की सैलरी भी नहीं बढ़ी है। अब भाई साहब, जब सैलरी नहीं बढ़ेगी तो लोग अपने डेली लाइफ के रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ? लोगों में थोड़ा सा मतलब अंदर से अब आक्रोश पैदा होने लगा। तो चलो, अभी आप करंट सिनेरियो देखो इंडिया का। हम सब अभी इंडिया में रहते हैं, पेट्रोल महंगा है, 100 रुपये पेट्रोल है, 98-99 रुपये डीजल है, सरसों का तेल कुछ दिन पहले 200 रुपये मिल रहा था। तो मतलब क्या ही ज़माना आ गया है, खाना आप खा सकते हो सही से, और गाड़ी वाड़ी तो बहुत लग्जरियस चीज़ें हो गई हैं अभी फ़िलहाल में।
तो अभी के केस में एक सर्वे भी हुआ था कि पिछले 1 साल में जहाँ लोग गरीब होते गए हैं वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही अमीर होते गए हैं। ये इंडिया में है। तो बेटा ये नई चीज़ नहीं है, एक ज़माने से ऐसा होता आ रहा है। तो सेम चीज़ उस वक्त फ्रांस में भी हुआ था। क्या हुआ था मैं लिख के बताता हूँ, बड़ा ही पॉपुलर स्टेटमेंट है। रिच बिकेम रिचर एंड पुअर क्या हो जाएंगे, बिकेम पुअरर, यानी अमीर और ज़्यादा अमीर होते चले गए और गरीब और ज़्यादा गरीब होते चले गए। अब क्या था, इतना ही नहीं, भगवान भी सोचे थे कि भाई इनको परेशान करके रख देना है। जैसे अभी क्या है, इंडिया में तो बारिश हो गई, चलो कुछ लोगों ने फसल लगाई थी, हो सकता है उनकी फसल अच्छी हो जाए तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा किसानों को। हमारे यहाँ बिहार में यहाँ पे क्या हो गया, बाढ़ आ गया, फसल बह गई। अब लोग क्या करेंगे भाई, उन किसानों का तो गया सब कुछ। तो फ्रांस में क्या था, बिहार वाली स्थिति नहीं थी, यहाँ बाढ़ आया है ना, फ्रांस में सूखा पड़ गया। भगवान बोले बेटा ऐसे बहुत पॉपुलेशन बढ़ाए हो ना तुम लोग, अब मैं सूखा पड़ाता हूँ, अब दिखाओ क्या करते हो। और राजा तो था ही बकलोल, उसको तो मतलब था नहीं दुनिया से कुछ, वो अपने बताया था ना मैंने, खैर जान दीजिए। तो यहाँ जब अमीर हैं वो अमीर हो गए, गरीब और गरीब हो गए। इसके बाद एक और चीज़ हुई कि प्रकृति का प्रकोप ऐसा पड़ा कि सूखा पड़ गया, और सूखे की वजह से क्या हो गया, पूरी फसल सूख गई। ठीक है, तो आखिरी चीज़ मैं यहीं पे लिखूंगा, क्रॉप्स वेयर डैमेज्ड ड्यू टू ड्रॉट। सूखे की वजह से पूरी फसल को क्या हो गया, सूख गई। भाई सूखे में फसल सूखेगी ना, गीली थोड़ी होगी। चलो अब बेटा इन सब चीज़ों, इन पॉइंट्स को मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्या हमने डिस्कस किया था कि भाई साहब सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ की बात हुई थी। 1715 में 23 मिलियन था, इंक्रीज़ होता चला गया और ये रैपिड इंक्रीज़ रहा है ना, ये रैपिड इंक्रीज़ रहा। 1789 में 28 मिलियन हो गया। तो भाई जब कहीं पॉपुलेशन बढ़ती है तो डिमांड ऑफ फूड भी बढ़ता है, तो फूड सप्लाई का डिमांड बढ़ गया। फूड सप्लाई का डिमांड तब हो पाता ना फुलफिल अगर प्रोडक्शन अच्छे से होता, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो जो थोड़ा बहुत प्रोडक्शन हुआ था उनकी प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। प्राइसेस इंक्रीज़ हो गई, ख़रीद कौन पाएगा, जिसकी सैलरी अच्छी होगी। तो लोगों की सैलरी जो थी वो नहीं बढ़ी। अब लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका काम चल रहा था, तो वो लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। तो रिच जो थे रिचर हो गए, पुअर जो थे पुअरर हो गए। इन सब के बाद प्रकृति ने भी अपना प्रकोप दिखाया और क्रॉप जो थे वो डैमेज हो गए सूखे की वजह से। और ये सब कुछ हमें लेके जाता है एक टर्म की तरफ जिसका नाम है सबसिस्टेंस क्राइसिस। शायद आपने ये टर्म सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बीइंग स्कॉलर है ना, सुना देगा। सबसिस्टेंस क्राइसिस की ओर क्या होता है ये सबसिस्टेंस क्राइसिस, आइए देखते हैं। तो बच्चों बात हम करेंगे सबसिस्टेंस क्राइसिस की। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, एक सिचुएशन होता है। क्राइसिस मतलब तो आप जानते ही हैं, एक अकाल टाइप का सिचुएशन जिसमें सब कुछ की कमी हो जाती है, वो क्राइसिस कहलाती है। इसमें एक वर्ड जुट गया सबसिस्टेंस। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का सिंपल सा डिफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा समय होता है जहां पे बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चलता है, सारे लोग के पास पैसे रुपए ख़त्म हो जाते हैं और इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि लोग अपने बेसिक नीड्स खाना पीना को भी नहीं फुलफ़िल कर पाते हैं। तो आइए इसको मैं लिख देता हूँ प्रॉपर। हाँ जी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, द सिचुएशन इन विच फूड एंड अदर बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। तो ऐसी स्थिति जहाँ पे खाना पीना और जो छोटी मोटी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी आप पूरा नहीं कर पाते हो। किस वजह से, जब इकोनॉमिकली बोलना चाहिए, मैं आर्थिकली बोल रहा हूँ, खैर जब इकोनॉमिकली रूप से, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो जाते हो, उस आर्थिक रूप से भी आप परेशान हो जाते हो, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस भी आपको होती है। तो वैसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सबसिस्टेंस क्राइसिस। तो भाई सबसिस्टेंस क्राइसिस हमने जान लिया क्या होता है, लेकिन इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या संबंध है। तो अभी पीछे हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की, मैंने कहा था ना, वो सारी चीज़ें लेके जाती हैं हमें सबसिस्टेंस क्राइसिस की तरफ। तो ये सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में भी हो गया और वहाँ पर लोग जो हैं अपने खाने पीने की चीज़ें भी नहीं जुटा पाए। अब देखिए क्या होता है, ब्रेड prices increased very much।
बहुत ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा। जो नॉर्मल ब्रेड, मतलब अपना वाला ब्रेड मत समझ लेना, जो जैसे हम लोग रोटी खाते हैं ना, वैसे ही एक गोल टाइप की चीज़ होती है जो बेक की जाती है, और वो एक खा लो तो लगभग तुम्हारा पेट थोड़ा बहुत भर जाता है। तो ब्रेड की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पे, यानी आम आदमी ब्रेड खा के भी अपना जीवन काटना चाहे तो नहीं काट सकता है। तो ये ब्रेड की प्राइसेस किस वजह से बढ़ी? सब्सिस्टेंस क्राइसिस की वजह से बढ़ी। और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि पीछे चीज़ें हुई थी परेशान करने वाली, पॉपुलेशन बढ़ गई, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। समझ रहे हो? चलो, अब यही सब चीज़ें जो हैं हमें लेके कहाँ चली गई? ऑल दीज लेड टू किस चीज़ को? प्रोटेस्ट को। और प्रोटेस्ट किस डेट को हुआ था? बिल्कुल पहले लेक्चर में याद कर लेना। पहले लेक्चर में क्या बताया मैंने? प्रोटेस्ट ऑफ 14 जुलाई। तो 14 जुलाई का जो प्रोटेस्ट था वो इन्हीं सब वजहों से हो रहा था। अब आपसे यहाँ घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में कि एक बात बताओ कि 14 जुलाई का प्रोटेस्ट क्यों हुआ? वाई? अभी तक ये क्या था? एक स्टेटमेंट था। अगर मैं 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसका आंसर एक सिंपल सी चीज़ है, आपको ज़्यादा डिफाइन करके अगर लिखना चाहो तो अपने लैंग्वेज में लिख लोगे आप, कि मेन 2 ही रीज़न थे। पहला रीज़न क्या था? इंक्रीज्ड टैक्सेस, यानी कि जो राजा साहब थे भाई साहब, उन्होंने देखा सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, चीज़ों की कमी है, लेकिन टैक्सेस में कोई कमी नहीं की। और दूसरी चीज़ क्या थी भाई? दूसरी चीज़ अभी आपने देखा है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और मेन रीज़न वाइज इसमें ये दिया जाता है कि फूड प्राइसेस वेंट टू हाई, है ना। और फूड प्राइस बढ़ गया तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस की तरफ हम लोग चले गए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ तो लोग पगला गए, प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गए। गुस्सा था ना भाई, गुस्सा जायज़ होता है। तो ये 2 पॉइंट मेन होते हैं कि भाई जनता चलो एक तो मर रही है ना, ऊपर से तुम टैक्स नहीं कम कर रहे हो, तो बदमाशी है ना तुम्हारी। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये 14 जुलाई का जो प्रोटेस्ट हुआ, ये क्या अचानक से हो गया? कोई प्रोटेस्ट एक दिन में हो जाता है? थोड़ी बहुत प्लानिंग चाहिए होती है, और आजकल के प्रोटेस्ट तो बड़े प्री प्लान्ड होते हैं। लेकिन उस ज़माने का जो प्रोटेस्ट था, आजकल लोग क्या करते हैं ना, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं। कि आजकल सोशल मीडिया के यूज़ से बहुत लोग बहुत अपनी बातें फैलाते हैं, कहीं की बात कहीं तक फैल जाती है। कुछ चीज़ें लोगों को मोटिवेट भी करती है पॉजिटिवली, और कुछ चीज़ें निगेटिवली। लेकिन उस ज़माने में भाई ट्विटर तो था नहीं कि एक ट्वीट कर दिया वहाँ से किसी नेता ने, जनता आ गई प्रोटेस्ट करने के लिए। तो उस वक्त भाई साहब, उस वक्त फिलोसोफर्स ने बहुत भयंकर काम किया था। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते फ़िलॉसफी में कहाँ से घुस गए? तो बेटा फ़िलोसोफर्स की भी तो कुछ हिस्ट्री रही होगी ना, इसीलिए हमें हिस्ट्री में जानना है। तो 2 फिलोसोफर्स का मैं यहाँ पे नाम लूँगा, मार्कर चलेगा ही नहीं, चलेगा। दो फिलोसफर्स का मैं यहाँ पे ज़िक्र करना चाहूँगा। एक तो भाई साहब बड़े प्यार से इनको हम लोग बुलाते हैं जॉन लॉक, और दूसरे जो भाई साहब थे इनका नाम था JJR, यानी जीन जैक रूसो। रूसो मतलब वो जो रूस जाते हैं वो नहीं, इनकी स्पेलिंग कुछ ऐसे थी, ROSSEOU समथिंग इस तरह कुछ था। एग्जैक्ट स्पेलिंग मुझे याद नहीं है, अगर गलत होगा तो भैया क्षमा कर देना, ठीक है। तो JJR और जॉन लॉक ने मिलकर जो हंगामा मचाया था ना उस टाइम, हंगामा इन द सेंस लोगों को मोटिवेट किया था। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये 2 लोग मिलकर कैसे प्रोटेस्ट करवा सकते हैं? तो बिल्कुल, ये दोनों जो लोग थे ना, ये भाई और अपने ये भाई, इन दोनों लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा था किसमें? प्रोटेस्ट में। क्योंकि ये क्या करते थे? सभाएं करते थे जिसको लोग अटेंड करते थे, और फिर वहाँ से लोगों के थॉट्स बनते थे कि हमारे साथ सरकार गलत कर रही है, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। और इतनी ही नहीं, ये दोनों भाई साहब जो हैं बहुत फेमस थे, इन्होंने क्योंकि किताब लिख रखी थी। अब भाई साहब किताब का नाम क्या था? तो जो किताब अपने जॉन लॉक ने लिखी थी, जॉन लॉक की किताब का नाम था 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। लिख देता हूँ मैं, ये किताब लिखी थी किसने? जॉन लॉक ने। और JJR भी पीछे नहीं थे, रूसो भाई साहब ने भी लिखी थी किताब, इसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो जो किताब जॉन लॉक ने लिखी थी उसका नाम था 2 ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, और जो किताब
अपने JJR ने लिखी थी, जीन जैक रूसो। उसका नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली यही बताया गया था कि मोनार्की जो है एक बैड सिस्टम है। मोनार्की हमें कहीं का नहीं छोड़ती है, हम अपने राइट्स नहीं हम लोग जी पाते हैं, हमें कोई फ्रीडम नहीं मिल पाती है। तो बेसिकली टू ट्रीटीज़ ऑफ गवर्नमेंट का क्या कहना था कि मोनार्कियल सिस्टम क्या है, बैड है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पूरी किताब में एक लेसन मिलता था हमें। ये किताब यही कहती थी कि गवर्नमेंट जो है उसे लोगों को सुनना चाहिए, यानी गवर्नमेंट मस्ट लिसन टू पीपल। ठीक है, तो भाई ध्यान रखना, ये दोनों किताब का जो लेसन था, जो ज्ञान था, वो दोनों ज्ञान यहाँ पे लोगों के समझ में बहुत आया। क्योंकि इसने भी कहा था कि मोनार्कियल सिस्टम बेकार है और फ्रांस के लोग झेल रहे थे कि मोनार्कियल सिस्टम बेकार है। रूसो ने बोल दिया कि भाई साहब गवर्नमेंट को किसकी सुननी चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। और यहाँ की जो सरकार थी मोनार्कियल सिस्टम लोगों की सुन रही थी, घंटा कुछ नहीं। चलिए, तो इस तरह से फिलोसोफर्स ने बहुत ही अच्छा क्या डाला, लोगों पे प्रभाव डाला कि आप अपनी राइट्स के लिए आवाज़ उठाओ। ठीक, अब यहाँ हमने सब्सिस्टेंस क्राइसिस देख लिया था, ये आप अंडरस्टूड कर चुके हो। उसके बाद ब्रेड की प्राइस अगर बढ़ गए और प्रोटेस्ट क्यों हुआ, तो उसमें आप ये दो पॉइंट बना के लिख सकते हो। हमने फ़िलासफ़र की बात शुरू की, दो फिलोसफर्स का हमने बात किया, एक जॉन लॉक, एक जीन जैक रूसो, दोनों की किताब के बारे में बात की और इससे क्या सीख मिलती थी ये भी हमने जाना। लेकिन इन सब के अलावा एक और फिलोसोफर थे जिनको हम नहीं भूल सकते हैं। उन भाई साहब का नाम था मॉन्टेस्क्यू। हम लोग मॉन्टेस्क्यू बोलते हैं, लेकिन आप स्पेलिंग पढ़ोगे तो मॉन्टेस्क्यू है। ठीक है, तो खैर मॉन्टेस्क्यू के किताब का नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज। उनको भी मैं कहीं ना कहीं जगह दे देता हूँ। ये अपने एक तीसरे फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू। तो मॉन्टेस्क्यू की जो किताब थी उसका नाम था स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में बेसिकली यही बताया गया था कि जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पावर का डिवाइडेशन होना चाहिए। अपने यहाँ डिवीज़न ऑफ पावर है, देखते हो आप, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर डिवाइडेड होता है। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो सेंटर, स्टेट और नेशनल लेवल में सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल में आप देखते हो कि पावर डिवाइडेड होता है। तो भाई साहब मॉन्टेस्क्यू का क्या कहना था कि अगर अच्छी गवर्नमेंट बनी तो अच्छी गवर्नमेंट वही होती है जिसमें पावर का डिवाइडेशन हो। तो फिलोसोफर्स की बातें, फिलोसोफर की किताबें, इसने लोगों के ऊपर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाला और लोगों ने कहा कि हमें अब मोनार्कियल सिस्टम हटाना है। तो लोग फाइनली प्रोटेस्ट करने पे आ गए। ठीक है, इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों, इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे दी एंड। आगे का कंटेंट लेके मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड कीप लर्निंग।